हेलो फ्रेंड्स, कल के क्लास में पढ़े थे लोकतिया। ठीक है, लोकतिया जिसको कहावत भी कहते थे। ठीक है ना। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे उससे आगे का चैप्टर। ठीक है, तो ये मेरा लर्न विथ कवि 26 चैनल का नाम है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग अपना समस्या बता सकते हैं। यहाँ नंबर दिए हुए हैं 7479560181। ठीक है ना। आप लोग अपना पढ़ाई से रिलेटेड समस्या शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक देखते हैं क्या पढ़ना है आज। आज पढ़ना है हमको वाक्य रचना। ठीक है ना, हमको पढ़ाना है वाक्य रचना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। इससे पहले हम शब्द रचना पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ, जिसमें समास पढ़े थे, संधि पढ़े थे और कुछ जो उसमें शामिल था सब पढ़े थे। तो वाक्य रचना और शब्द रचना में क्या डिफरेंट है। तो शब्द रचना में शब्द के बनावट के बारे में पढ़ा जाता है कि कौन सा शब्द कैसे बनता है। ठीक है, और वाक्य रचना में इसमें वाक्य बनाएंगे, और वाक्य बनाएंगे तो देखेंगे कि इसमें कौन सा वाक्य कैसे बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे। वाक्य रचना का डेफिनेशन क्या होगा, परिभाषा से ही सब कुछ समझ में आएगा। तो परिभाषा किसे कहते हैं, तो शब्दों को उचित क्रम में सजाकर, शब्दों को उचित क्रम में सजाकर जब कोई सार्थक भाव या विचार व्यक्त किया जाता है तो उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि शब्दों को उचित क्रम में, उचित क्रम कहने का मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, ऐसे लिखेंगे क्रम में। अब विदाउट क्रम में लिखेंगे तो कोई सेंस नहीं आएगा, सेंटेंस गलत होगा, सेंटेंस गलत होगा तो उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि शब्दों को उचित क्रम में सजा कर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, जब कोई सार्थक भाव या विचार व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना, जब सजा करके लिखेंगे तो सार्थक भाव और विचार व्यक्त होगा, तभी उसको वो सेंटेंस माना जाएगा। ठीक है, तो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य की बनावट या संरचना को वाक्य रचना कहते हैं। ठीक है, वाक्य की बनावट, या यहाँ समझाएं कि वाक्य किसे कहते हैं, और यहाँ क्या समझा रहे हैं कि वाक्य का बनावट अथवा वाक्य संरचना किसे कहते हैं। तो वाक्य की बनावट या संरचना को वाक्य रचना कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे वाक्य रचना के भेद। ठीक है, वाक्य रचना के भेद की कौन कौन सा है उसको जानेंगे। तो इसका भेद है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है। ठीक है, रचना किसे कहते हैं, तो रचना यहाँ समझाए ना हम कि वाक्य की बनावट या संरचना को वाक्य रचना कहते हैं। ठीक है, वाक्य की बनावट यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, या संरचना स्ट्रक्चर, वही हुआ बनावट या संरचना स्ट्रक्चर, दोनों एक ही चीज है, वाक्य रचना कहते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है। रचना के आधार पर कितने भेद है, तो वाक्य के 3 भेद है। ये आता है पेपर में। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना होगा आप लोगों को। ये पेपर में आता है, कैसे आता है, वाक्य दे देता है, सेंटेंस देता है और पूछता है कि बताइए ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, और ये कौन सा है, मिश्र वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य, तीनों में से पूछता है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको। आज हम समझा देंगे तो फिर आप लोगों को बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर क्लास में समझ में नहीं आएगा एक बार में तो 2 बार 3 बार देखिएगा, क्लास कंफर्म हो जाएगा कि हाँ क्या चीज़ कैसे यूज हो रहा है। तो सबसे पहले समझेंगे रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद कौन कौन सा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, तो पहले सरल वाक्य को समझेंगे। सरल वाक्य किसे कहते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या होना चाहिए, सरल वाक्य की परिभाषा होगा, सरल वाक्य किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा हो जाएगा जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य का मतलब क्या होता है, कर्ता कौन होता है, काम को करने वाला। ठीक है, तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य कर्ता और एक ही विधेय, तो विधेय का मतलब क्रिया। ठीक है, उद्देश्य हो जाएगा कर्ता, विधेय हो जाएगा क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। सिंपल कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसमें एक कर्ता और एक कर्म हो, तो वो सरल वाक्य है। उदाहरण है, राम विद्यालय जाता है, तो राम क्या हुआ, राम कर्ता हुआ, विद्यालय क्या हुआ, कर्म हुआ। ठीक है, और जाना क्या हुआ, क्रिया हुआ। तो देखिए सब एक ही है, कर्ता भी एक, कर्म भी एक, क्रिया भी एक, है ना। तो ये सिंपल वाक्य हुआ। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, सीता पुस्तक पढ़ती है, तो सीता पुस्तक पढ़ी है, कर्ता एक ही है, सीता कर्ता एक ही है, कर्म एक ही है और पढ़ना एक ही है ना। तो कर्ता एक, कर्म एक, क्रिया एक,
तो ये क्या हुआ, सिंपल सेंटेंस हुआ। किसान खेत में काम करता है, ये भी सिंपल सेंटेंस हुआ। ठीक है, अब देखेंगे संयुक्त सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य किसे कहेंगे, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस होता है। इसको समझेंगे, इसका परिभाषा क्या होना चाहिए कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य यानी क्लॉज, क्लॉज जिसको अंग्रेजी ग्रामर में पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाएंगे हम आप लोगों को, तो वहाँ बहुत विस्तार से बताएंगे। लेकिन यहाँ हिंदी व्याकरण के अनुसार समझिए कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, अब समुच्चय बोधक शब्द आप लोग पढ़ेंगे, सोचेंगे क्या होता है, कौन सा होता है समुच्चय बोधक शब्द। तो ये पहले हम पढ़ा चुके हैं, सब कुछ इसमें पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और जो बाकी है उसको अभी हम पढ़ा रहे हैं। तो समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन सा हो जाएगा, और, तथा, लेकिन, अथवा, जो शब्द जोड़ता है, जिसको इसको कंजक्शनल वर्ड भी बोलते हैं, कंजक्शन। ठीक है, समुच्चय बोधक यानी कंजक्शन भी बोलते हैं। तो और, तथा, लेकिन, अथवा ये सब क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है, से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। एक संयुक्त वाक्य पहचानने का तरीका क्या हुआ कि सिंपल तो हुआ कि राम घर जाता है, सीता घर आती है, तो ये सिंपल हुआ। लेकिन जब और, तथा, लेकिन, अथवा ये सब से जुड़ा रहेगा तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस हो जाएगा संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो ये पहचान हो गया ना कि और, तथा, लेकिन, अथवा से जुड़ा रहे तो वो शब्द हो जाएगा संयुक्त वाक्य। आइए उदाहरण समझेंगे तो और समझ में आएगा। उदाहरण हो जाएगा, राम विद्यालय गया, राम विद्यालय गया, सिंपल सेंटेंस हुआ ना। लेकिन देखिए यहाँ और लाया, तो और यानी श्याम घर पर रहा, श्याम घर पर रहा, यानी दो वाक्य को जोड़ रहा है। और जब दो वाक्य को जोड़ेगा तो ये हुआ कंजक्शनल वर्ड, और ये क्या हुआ, संयुक्त वाक्य हो गया ना। मैं मेहनत करता हूँ लेकिन सफलता नहीं मिलती, ये भी क्या हुआ, देखिए दो वाक्य को जोड़ा है। कौन जोड़ा है, तो लेकिन जोड़ा है, लेकिन जोड़ा है ना। मोहन पढ़ता है तथा खेलता भी है, मोहन करता एक ही है लेकिन दो क्रिया कर रहा है, पढ़ने का भी खेलने का भी। तो ये भी जब यहाँ करता एक है लेकिन क्रिया दो हो रहा है ना, तो ये भी संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, मिश्र वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए था, मिश्र वाक्य का डेफिनेशन होगा जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है, जिस वाक्य में एक प्रधान होगा लेकिन दूसरा क्या होगा, आश्रित होगा, उस पर डिपेंड होगा। ठीक है ना, एक प्रधान होगा, एक स्वतंत्र होगा लेकिन दूसरा उस पर डिपेंड होगा, तो उसे कहेंगे मिश्र वाक्य। उदाहरण समझेंगे तो मिश्र वाक्य भी क्लियर हो जाएगा। जैसे जो छात्र मेहनत करता है वह सफल होता है। तो देखिए छात्र का मेहनत सफल होना, ये वह सफल होता है, तो सफल होना किस पर डिपेंड कर रहा है, मेहनत पर। वो मेहनत नहीं करेगा तो वह सफल हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हुआ, ये हुआ प्रधान उपवाक्य, जो छात्र मेहनत करता है ये प्रधान उपवाक्य हुआ, लेकिन वह सफल होता है तो ये क्या हुआ, आश्रित हुआ। ये नहीं, सफल होना मेहनत पर डिपेंड है। तो जब डिपेंडिंग सेंटेंस होगा, जब डिपेंड के सेंस देगा तो वो क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, और समझेंगे तो यहाँ और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे दूसरा ना है, मैंने देखा कि वह बाजार जा रहा था। तो मैंने देखा, देखिए ये एक अलग सेंटेंस हुआ, वह बाजार जा रहा था। तो क्या हुआ, उसने देखा, उसका देखना किस पे डिपेंड कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो बाजार जा रहा है तो वो देख रहा है, तो देखने के लिए कोई चीज होना चाहिए ना। तो मैंने देखा कि वह बाजार जा रहा था, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है, जब वर्षा हुई तब किसान प्रसन्न हुए। तो जब उसके प्रसन्नता होने का कारण क्या है, वर्षा हुई होना, तो उसके प्रसन्न होना डिपेंड करता है बारिश होने पर, है ना। देखिए ये डिपेंड हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। अब थोड़ा सा संक्षिप्त में समझेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सरल वाक्य में क्या बताएं कि एक ही क्रिया होगा। ठीक है, सरल वाक्य में एक क्रिया होगा,
या विचार होगा। राम खेलता है, देखिए राम एक करता और खेलना एक क्रिया हुआ ना, तो ये सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा दो स्वतंत्र वाक्य जुड़े हो, दो स्वतंत्र वाक्य जुड़े हो और कंजक्शनल वर्ड से जुड़े हो तो वो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है। और मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य हो, एक वाक्य जो है एक वाक्य पर दूसरा वाक्य क्या हो? डिपेंड हो, तो वो हो जाएगा मिश्र वाक्य। जो लड़का खेलता है वह मेरा मित्र है, देखिए है ना, जो लड़का खेलता है वह मेरा मित्र है। अब थोड़ा सा और इसको समझेंगे। सरल, सरल यानी सरल वाक्य में एक विचार होगा। ठीक है। सरल में ये ट्रिक यहाँ लिखना चाहिए था मगर हम मिस्टेक से लिख दिए हैं, याद रखें। ठीक है, ट्रिक लिखना चाहिए था। सरल, सरल यानी एक विचार आएगा। ठीक है। संयुक्त, संयुक्त यानी दो स्वतंत्र विचार आएगा। और मिश्र, मिश्र यानी एक मुख्य विचार प्लस एक आश्रित विचार। ठीक है, एक मुख्य विचार आएगा और एक आश्रित, तीनों में विचार है ना। देखिए सरल, सरल में भी विचार है, संयुक्त में भी विचार है और मिश्र में भी विचार है। लेकिन सरल में क्या है? सरल में एक विचार है ना, सरल में एक विचार है। लेकिन संयुक्त में दो स्वतंत्र विचार है। और तीसरा में क्या है? मिश्र में, मिश्र में है एक मुख्य विचार है और एक आश्रित विचार है ना। अब समझेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य यानी संक्षिप्त में परिभाषा बता रहे हैं आप लोगों को, वो थोड़ा सा लंबा था। अभी समझेंगे कि जिस वाक्य में एक ही विचार या एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहेंगे। ठीक है। डेफिनेशन नहीं आता है, इसका एग्जाम्पल आता है, बहुत एग्जाम्पल आता है। अब यहाँ हम लिए हैं सरल वाक्य के 10 एग्जाम्पल आप लोगों को समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझाना बहुत जरूरी है। तो देखिए ये सरल वाक्य का एग्जाम्पल है। सीता पुस्तक पढ़ती है, राम खेलता है, किसान खेत जोतता है, बच्चा दूध पीता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, मैं पत्र लिखता हूँ, वह गीत गाता है, सूरज पूरब से निकलता है, छात्र परीक्षा की तैयारी करते हैं, राम विद्यालय जाता है। ये सब क्या हुआ? ये सब सरल वाक्य हुआ, सिंपल सेंटेंस। ठीक है। सिंपल सेंटेंस में एक कर्ता, एक क्रिया और एक कर्ता रहेगा, एक कर्म रहेगा और एक क्रिया रहेगा। ठीक है। दूसरा समझेंगे संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या बताएं कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहेंगे। ठीक है। इसका उदाहरण समझेंगे। मैं पढ़ता हूँ लेकिन मेरा भाई खेलता है ना। देखिए ये जो कंजक्शनल वर्ड से जुड़ा हुआ है, मैं खेलता हूँ, सॉरी मैं पढ़ता हूँ लेकिन मेरा भाई खेलता है। सूरज निकला और अंधेरा दूर हो गया। ठीक है। सूरज निकला और अंधेरा दूर हो गया। 13 नंबर समझेंगे। वह मेहनत करता है तथा सफलता पाता है। वह मेहनत करता है तथा सफलता पाता है। मैं बाजार गया और फल खरीदे। ठीक है। मोहन गाता है और सोहन नाचता है। वर्षा हुई लेकिन गर्मी कम नहीं हुई। वर्षा हुई लेकिन गर्मी कम नहीं हुई। तुम पढ़ो अथवा खेलो। तुम पढ़ो अथवा खेलो। उसने खाना खाया और सो गया। मैं घर पहुंचा तथा आराम करने लगा। ठीक है। राम विद्यालय जाता है और श्याम घर पर रहता है। तो अब क्लियर हुआ संयुक्त वाक्य। ये संयुक्त वाक्य का सारा एग्जाम्पल है। ठीक है। संयुक्त वाक्य में याद रखेंगे कि ये कंजक्शनल वर्ड समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़ा रहेगा ये वाक्य। देखिए ये लेकिन, लेकिन और तथा, लेकिन यहाँ लेकिन और तथा और लेकिन अथवा और तथा और ये सब क्या है? ये सब जो है संयुक्त वाक्य का जोड़ने का काम कर रहा है। ये समुच्चय बोधक शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का डेफिनेशन संक्षिप्त में देख लेते हैं कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो। ठीक है। इसका एग्जाम्पल समझेंगे, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जो छात्र मेहनत करता है वह सफल होता है। देखिए एक और पहचान बता रहे हैं क्या होगा इसमें। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य में देखिए संयुक्त वाक्य में कोई कॉमा नहीं लगा है सेंटेंस के बीच में। देखिए सेंटेंस के बीच में कोई कॉमा नहीं लगा है। जब सेंटेंस खत्म हो रहा है तो खड़ी पाई आ रहा है ना। देखिए किसी में भी कॉमा नहीं लगा है, बीच में नहीं लगा है ना संयुक्त वाक्य में। लेकिन मिश्र वाक्य में देखिए कॉमा लगा हुआ है। देखिए कॉमा लगा है ना, अधिकांश में कॉमा लगा हुआ है। जो छात्र मेहनत करता है वह सफल होता है। कॉमा लगा ना,
कॉमा लगा ना, और ये एक सेंटेंस जो है ये सेंटेंस स्वतंत्र हुआ और ये सेंटेंस इस पर डिपेंड कर रहा है। वह छात्र मेहनत करता है वह सफल होता है, यानी सफल होना मेहनत पर डिपेंड कर रहा है ना। ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है और कॉमा भी लगा हुआ है। ये पहचान करने का तरीका है। मैंने देखा कि वह बाजार जा रहा था, तो देखिए अब यहाँ की आ गया तो कॉमा हट गया। ठीक है, मैंने देखा कि वह बाजार जा रहा था, तो ये भी हो जाएगा क्या, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर समझेंगे। जब वर्षा हुई तब किसान प्रसन्न हुए, कॉमा लगा है ना, मिश्र वाक्य हुआ। जो लड़का दौड़ रहा है वह मेरा मित्र है। ठीक है, मुझे विश्वास है कि तुम सफल होगे। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जब सूरज निकला तब पक्षी चहचहाने लगे। मैं जानता हूँ कि वह ईमानदार है। ठीक है, जिसने परिश्रम किया वही सफल हुआ। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसका सम्मान होता है। ठीक है, ये सब मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है। तो टोटल कितना दिए, 30 एग्जाम्पल दिए, 10 सरल, 10 संयुक्त और 10 मिश्र का 30 वाक्य दिए। अगर आप लोग 30 वाक्य समझ लिए और दिमाग में सेट कर लिए कि हाँ कौन सा सरल वाक्य, कौन सा संयुक्त वाक्य का, कौन सा मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है, तो आप लोग कभी ये क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे। याद रखने का ट्रिक क्या है, याद रखने का, सरल 1 विचार, संयुक्त 2 विचार और मिश्र एक मुख्य विचार प्लस 1 आश्रित विचार। ठीक है, अब देखेंगे वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर। ठीक है, वो रचना के आधार पर था। ठीक है ना। अब ये अर्थ के आधार पर देखेंगे वाक्य के 8 प्रकार कौन कौन सा होता है। विधानवाचक, निषेधवाचक, सबका देखते चलेंगे, साथ साथ एग्जाम्पल भी। विधानवाचक वाक्य किसे कहेंगे, तो किसी बात का सामान्य कथन। विधानवाचक यानी किसी वाक्य का सामान्य कथन विधानवाचक कहलाता है। जैसे राम विद्यालय जाता है तो ये विधानवाचक हुआ। ये सब उतना नहीं आता है बट समझने के लिए दे दिए हैं। ठीक है, लेकिन वो आता है बहुत ज्यादा। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य बहुत आता है। निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य किसी कार्य के न होने का बोध। निषेध यानी माना कर रहा है, निषेध यानी रोक लगा रहा है। तो किसी कार्य के न होने का जो बोध कराए वो निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे राम विद्यालय नहीं जाता है तो नहीं आ गया, निषेध आ गया, तो ये हो जाएगा निषेधवाचक का एग्जाम्पल। प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने के लिए। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, प्रश्न पूछने के लिए होता है। जैसे क्या तुम विद्यालय जाते हो, और प्रश्नवाचक यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। ठीक है, आज्ञावाचक क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक जैसे आदेश देगा या उपदेश देगा या प्रार्थना करेगा। ठीक है, आज्ञा देगा या आज्ञा लेगा, तो क्या हुआ, आदेश दे रहा है, उपदेश दे रहा है, तो आज्ञा दे रहा है। लेकिन प्रार्थना कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो आज्ञा ले रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल है समय पर पढ़ाई करो, तो क्या कह रहा है, सजेशन दे रहा है ना, समय पर पढ़ाई करो, सलाह दे रहा है, यानी उपदेश भी दे रहा है कि समय पर पढ़ाई करो। अब समझेंगे विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होता है, आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि के भाव प्रकट करेगा, तो वो विस्मयादि बोधक हो जाएगा। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। अब देखिए विस्मयादि बोधक का ये एक्सक्लेमेशन साइन लगा रहेगा। ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन साइन है, तो वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये क्या हुआ, विस्मयादि बोधक वाक्य हुआ। नेक्स्ट समझेंगे इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य यानी इच्छा अथवा आशीर्वाद या शुभकामना का भाव प्रकट करेगा। इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना के भाव प्रकट करेगा, तो ये इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। जैसे भगवान तुम्हारी आयु बढ़ाए, तो ये क्या कह रहा है, इच्छा जाहिर कर रहा है किसी के प्रति, उसके लंबी आयु के प्रति, तो ये हुआ इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट देखेंगे संदेहवाचक वाक्य। तो संदेहवाचक वाक्य क्या हो जाएगा, संदेह या संभावना का बोध कराए। ठीक है, संदेह या संभावना का बोध कराए, तो वो हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य। जैसे यहाँ बोध और शायद दोनों एक ही में सट गए हैं, तो लग रहा है ना कि बोध के साथ शायद है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मिस्टेक हो गया है माइनर। ठीक है, तो संदेहवाचक वाक्य क्या हो जाएगा, शायद वह आ जाए, तो शायद वह आ जाए, संदेह उसको डाउट है ना, आज वह आएगा भी नहीं भी आएगा, तो शायद शब्द संदेहवाचक को इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे संकेतवाचक। संकेतवाचक यानी शर्तवाचक। संकेतवाचक को शर्तवाचक भी कहा जाता है। ठीक है, इसका क्या डेफिनेशन होना चाहिए था, शर्त या संकेत का बोध है, यदि शर्त या संकेत का बोध कराए तो वो संकेतवाचक वाक्य होता है। ठीक है, जैसे यहाँ एक साथ हो गया है,
जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। तो क्या कह रहा है, संकेत दे रहा है। क्यों, क्या संकेत दे रहा है, सफल होना, मेहनत का संकेत दे रहा है कि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। यानी सफल होना किस पे संकेत कर रहा है, मेहनत पर कर रहा है। ठीक है, अब समझेंगे संक्षिप्त परिभाषाएं। तो संक्षिप्त परिभाषाएं यानी क्या, किसी कार्य के विधानवाचक वाक्य किसी कार्य के होने का सामान्य कथन। किसी कार्य के होने का समान कथन यानी विधानवाचक हो जाएगा। उदाहरण, सीता पुस्तक पढ़ती है। निषेधवाचक यानी माना करेगा, किसी कार्य के न होने का बोध कराए तो वो निषेधवाचक हो जाएगा। जैसे मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जैसे तुम कहाँ रहते हो। आज्ञावाचक, जैसे ये थोड़ा ये किस लिए दिए हैं, थोड़ा शॉर्ट में रिविजन करने के लिए फटाफट। ठीक है, तो आज्ञावाचक वाक्य क्या हो जाएगा, आदेश उपदेश अनुरोध या प्रार्थना प्रकट करे तो वो आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। जैसे उदाहरण हो जाएगा, कृपया बैठ जाइए। तो क्या आदेश दिया, कृपया बैठ जाइए। विस्मयादिबोधक का वाक्य क्या हो जाएगा, आश्चर्य, खुशी, दुख आदि को व्यक्त करेगा तो विस्मयादिबोधक हो जाएगा। जैसे अरे तुम यहाँ कैसे, अरे तुम यहाँ कैसे। तो देखिए ये भी एक्सक्लेमेशन साइन लगा है ना, तो विस्मयादि में ये साइन लगा रहेगा। अरे, अहो, अजी, ये सब बोध कराएगा। ठीक है, आश्चर्य, खुशी, दुख आदि को व्यक्त करेगा। इच्छावाचक, इच्छा या शुभकामना व्यक्त करे तो वो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। उदाहरण के लिए, ईश्वर तुम्हें सफल बनाए। ठीक है, संदेहवाचक वाक्य संदेह या संभावना व्यक्त करेगा। ठीक है, उदाहरण है, संभव है कि आज वर्षा हो। तो ये क्या संदेह है, डाउट है उसको, आज वर्षा होगी भी नहीं भी होगी। ठीक है, संकेतवाचक शर्तवाचक, संकेतवाचक को शर्तवाचक भी कहा जाता है। किसी शर्त या संकेत पर आधारित हो तो संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो ये पास होना पढ़ने पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आशा है आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है, क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।